एवरीवन, माय नेम इज ऋतुराज एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र सेट का जो एग्जाम हुआ था उसके जो जितने भी क्वेश्चन थे पेपर 2 में अर्थ साइंस के, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। 2-3 वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका भी लिंक दे रहा हूँ। ये सब जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाते हैं। ठीक है, जियोलॉजी रिलेटेड है, ओशन साइंस रिलेटेड है, ओशन और एटमॉस्फेयर के फर्स्ट वीडियो में दिया है एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर 1 जो वीडियो है उसमें सब ओशन और एटमॉस्फेयर के कवर कर दिए जितने भी थे क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, मैं जरूर रिप्लाई तो जरूर करूंगा, मैं हर एक कोई भी डाउट हो तो मैं सॉल्व जरूर करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो the first question is the most important evidence that universe is expanding is produced by। अब ये पूछ रहा है कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, यूनिवर्स में जितने भी चीजें हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये एक्सप्लेनेशन किसने दिया था? ठीक है, तो ऑप्शन था सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ब्लैक होल, जाइगेंटिक कोलैप्स और डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या बताता है? सुपरनोवा एक्सप्लोजन मतलब जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ था, ठीक है, तो सुपरनोवा मतलब गैसेस का एक जाइगेंटिक बड़ा ये था। हमको पता है ये थ्योरी जो है बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड है, तो वहां की ये थ्योरी बताता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन के टाइम को एक्सपांड हुआ था, तो एक्सपांड होके रह गया ना, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है आज के दिनों में कि यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग। ठीक है, सो ब्लैक होल एक अलग कंसेप्ट है, तो ब्लैक होल भी नहीं आएगा आंसर इसका। ठीक है, ब्लैक होल वगैरह जो है वो एक वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ब्लैक होल क्या है, जाइगेंटिक कोलैप्स वगैरह ये सब जो टर्म्स है प्लानिटरी साइंस रिलेटेड, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। जाइगेंटिक कोलैप्स इज रिलेटेड विथ बिग बैंग थ्योरी और सुपरनोवा एक्सप्लोजन वी कैन से। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। पूछा क्या है कि यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग, इस मतलब अभी पता करना है ना कि यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग। ये जो 3 टर्म्स है वो जब फॉर्म हुआ था, नहीं मतलब ब्लैक होल नहीं, जाइगेंटिक कोलैप्स और ये जो टर्म्स है वो जब फॉर्म हुआ था, बिग बैंग थ्योरी से यूनिवर्स जब फॉर्म हुआ था तो उस टाइम की चीजें है ये। ठीक है, तो यूनिवर्स एक्सपांड अभी भी कर रहा है, तो इसका एविडेंस क्या है? तो डॉपलर ने एक थ्योरी दिया था, डॉपलर ने ये बताया था कि कोई भी सोर्स और ऑब्जर्वर है। ठीक है, सोर्स मतलब लाइट ले लीजिए, साउंड ले लीजिए, कोई भी। इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एम्बुलेंस का। ठीक है, सपोज द पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर हियर और एम्बुलेंस पास कर रही है इसके सामने से। ठीक है, तो इसको जो इंटेंसिटी है वॉइस की आएगी, तो वो तीनों जगह से आएगी। मतलब जब दूर होगी तब इसका इंटेंसिटी होगा, फ्रीक्वेंसी होगी जो सोर्स की, वो थोड़ा कम रहेगा क्योंकि दूर डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जैसे जैसे पास आती जाएगी, यहाँ आएगी बिल्कुल सामने, तो इंटेंसिटी बढ़ गई, वो ज़्यादा वॉइस सुनाई दे रहा है उसको एम्बुलेंस का। ठीक है, तो और जैसे जैसे दूर जाएगी तो फिर से दूर गई ना, तो फिर से दूर गई, इंटेंसिटी कम हो गई, तो फिर से ये कम हो गया। तो ऑब्जर्वर के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है सोर्स से कि कितना फ्रीक्वेंसी है जो सोर्स है, लाइट हो, ये साउंड हो, जो भी सोर्स है। ठीक है, तो सोर्स से जो हमें सिग्नल मिल रहा है वो कितना इंटेंस है ये बताता है। तो इसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। मतलब दूर है तो हमें साउंड कम आ रहा है, पास से गुजर रहा है तो ऐसे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आवाज थोड़ा बढ़ता जाएगा, फिर स्लो हो जाएगा जैसे जैसे दूर जाएगी। ठीक है, तो यही बता दिया था डॉपलर ने। अब डॉपलर ये थ्योरी इससे कैसे ये करती है? ठीक है, तो हमें पता है कि सन से जो रेज आते हैं हमारे अर्थ की ओर, विजिबल मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का विजिबल जो पार्ट है 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर जिसका रेंज होता है। ठीक है, तो विजिबल में ग्रीन लाइट सबसे ज्यादा आता है हमारे यहाँ। ठीक है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ एक है, तो उसमें ये बता दिया था कि जो एनर्जी आ रहा है सन से, तो वो किस पोर्शन में ज्यादा आ रहा है, कौन से वेवलेंथ में ज्यादा आ रहा है। तो ग्रीन वेवलेंथ जो होता है वो उसमें ज्यादा आता है। तो हमें पता है कि सनराइज जब होता है और सनसेट जब होता है तो हमारे पास रेड लाइट ज्यादा आता है। तो इसका मतलब क्या है कि रेड लाइट इज मोर इंटेंसिव, वेवलेंथ ज्यादा होता है लेकिन उसका एक एबिलिटी है कि ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है रेड लाइट। तो ग्रीन और ब्लू लाइट जो है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, इसलिए ओवरहेड जब सन होगा, मतलब सन जब अर्थ के पास होगा, तो हमें जो लाइट देखने को मिलता है वो ब्लू होता है। ठीक है, विबग्योर पता है ना,
विजिबल का, ये रेड है, ये वायलेट है, ये ब्लू है, ग्रीन है, ठीक है। तो जब दूर जाता है तो रेड लाइट दिखता है। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके डॉपलर ने बता दिया था कि यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग, मतलब अगर कोई प्लैनेट उससे दूर जा रहा है, मतलब ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो उससे जो एनर्जी आ रहा है अर्थ की ओर, मतलब सन से जो एनर्जी आ रहा है, अगर अर्थ दूर दूर जा रहा है तो कुछ मिलियन साल के, मिलियन बिलियन साल के बाद जो एनर्जी आ रहा था वो थोड़ा कम रहेगा ना, इंटेंसिटी कम रहेगा उसका, ठीक है। तो रेड लाइट की रेड शिफ्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट मतलब वो प्लैनेट सोर्स के पास आ रहा है, और रेड शिफ्ट मतलब वो प्लैनेट जो है वो धीरे धीरे करके वो सोर्स से दूर जा रहा है, इसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, so moving to next question. In diagenesis, the transformation of mineral typically involves changes in crystal chemistry. It's termed as. अब diagenesis दिया है, diagenesis मतलब जो सेडिमेंट्स वगैरह इकट्ठा होते हैं तो उनका लिथिफिकेशन, सीमेंटेशन होके एक रॉक बना देना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेनेसिस। When transformation of मिनरल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, टिपिकली इन्वॉल्व्स चेंजेस इन क्रिस्टल केमिस्ट्री, क्रिस्टल केमिस्ट्री में चेंज होता है, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है यहां पे, तो इसको क्या बोलते हैं? न्यू फॉर्मेशन। ऑप्शंस आर न्यू फॉर्मेशन, न्यूमॉर्फिज्म, सी इज ऑर्थिजेनेसिस, डी इज पैराजेनेटिक सीक्वेंस। अब ये क्या बोल रहा है? डाइजेनेसिस, मतलब डाइजेनेसिस हो रहा है, मतलब लिथिफिकेशन हो रहा है वहां पे। तो न्यू फॉर्मेशन मतलब ये ऐसा कोई सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक में टर्म नहीं है, ठीक है। सो दिस कैंसल आउट। न्यूमॉर्फिज्म मतलब इसी टर्म को बोलते हैं, सी देखते हैं पहले, ऑर्थिजेनेसिस, एंड डी इज पैराजेनेटिक सीक्वेंस। पैराजेनेटिक सीक्वेंस मतलब एक सेडिमेंट्री का टर्म है जो लेयर्स से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लेयरिंग होता है सेडिमेंट्री रॉक में, सेडिमेंट्री स्ट्राटा में, तो उससे एसोसिएट ये टर्म है, ठीक है। तो डी भी कैंसल आउट हो गया। सो वी आर हैविंग टू ऑप्शंस नाउ, न्यूमॉर्फिज्म और ऑर्थिजेनेसिस। अब न्यूमॉर्फिज्म क्या होता है? न्यूमॉर्फिज्म मतलब डाइजेनेसिस, यहां पे जो बताया, डाइजेनेसिस के वक्त क्या होता है कि विद इन द बेसिन, ठीक है, इसी बेसिन में, मतलब ट्रांसपोर्ट होके नहीं आ रहा है कहीं से, तो इसी बेसिन में जब न्यूमॉर्फिज्म, इसी बेसिन में जब ऑलरेडी प्रेजेंट जो सेडिमेंट्स है वहां पे जो बाहर से आए हुए हैं, तो उनका मॉडिफिकेशन होके, यहां पे मान लो कि एक फेल्सपार का ग्रेन है, तो फेल्सपार का ग्रेन मॉडिफिकेशन होके, लिथिफिकेशन, ड्यूरिंग लिथिफिकेशन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अनदर मिनरल और द क्रिस्टल केमिस्ट्री विल बी चेंज्ड, ठीक है। तो क्रिस्टल केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, मतलब केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, कोई दूसरा एलिमेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें होंगी इसमें, तो इसी को बोलते हैं हम न्यूमॉर्फिज्म, ठीक है। और सी ऑप्शन है ऑर्थिजेनेसिस। ऑर्थिजेनेसिस का मतलब ये होता है कि एक, मतलब जहां पे है उसी जगह पे फॉर्म होना, ठीक है। इसका डाइजेनेसिस के साथ कोई रिलेशन होना ही चाहिए ऐसा नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन न्यूमॉर्फिज्म में डाइजेनेसिस के साथ एसोसिएट करता है। मैंने एक पेपर में पढ़ा था, लेकिन these two options are very confusing, ठीक है। So the answer for this is न्यूमॉर्फिज्म। Okay, so moving to third question, the strain velocity becomes zero in dash and it's constant under dash। So पहले ब्लैंक स्पेस में ये बताना है कि जीरो कहाँ होता है, स्ट्रेन वेलोसिटी जीरो कहाँ पे होती है, और सेकंड में कांस्टेंट कहाँ होती है, ठीक है। तो ऑप्शंस आर इलास्टिक फ्लो एंड प्लास्टिक फ्लो, सेकंड प्लास्टिक फ्लो, इलास्टिक फ्लो, थर्ड इलास्टिक फ्लो रियोलॉजी, डी प्लास्टिक फ्लो एंड क्रीप, ठीक है। तो अब ये जो है वो हुक्स लॉ पे डिपेंड है क्वेश्चन, तो हम हुक्स लॉ देखते हैं क्या है। हुक्स लॉ क्या बताता है? कोई भी अगर रॉक है उस पर हम प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है, प्रेशर का मतलब क्या है कि स्ट्रेस दे रहे हैं उसको, तो स्ट्रेस दे रहे हैं तो एक लिमिट होगा उसका, उस लिमिट तक वो इलास्टिक बिहेवियर दिखाएगा। इलास्टिक मतलब एक लिमिट तक वो अपने अंदर जो चेंज है वो चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अगर चेंज कर भी दिया तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ सकता है। तो वो वाला जो पॉइंट होता है, वो वाला ये, तो इसके नीचे जो डिफॉर्मेशन है, ठीक है, अब यहां पे देख सकते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस देने के बाद ये इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है रॉक, ठीक है। ये सैंपल पे हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो कितना स्ट्रेन दिखा रहा है, ये वाई एक्सिस पे दिखाया है, ये एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस है। तो इतना स्ट्रेस देने के बाद इतना स्ट्रेन एक्ट हो रहा है उसमें,
ठीक है। तो इलास्टिक बिहेवियर में क्या होगा कि इलास्टिक बिहेवियर मतलब तो वो वहां पे जाके वापस अपने इस पे आ सकता है, वापस फिर से जैसा था वैसा शेप बना सकता है खुद वो, ठीक है। उसके बाद आता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अगर और स्ट्रेस देना शुरू कर दिया, ये लिमिट क्रॉस कर दिया अगर, ओके, इफ विल क्रॉस दिस लिमिट देन दिस रॉक विल एक्ट एज प्लास्टिक मटेरियल। ओके, प्लास्टिक मटेरियल मतलब क्या है कि परमानेंटली डिफॉर्म हो गया वो, तो अब वो वापस अपने जो ओरिजिनल शेप था उस पर नहीं आ सकता है, वो शेप चेंज कर दिया उसने, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो हुक ने ये डायग्राम दिया था ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। और एक लास्ट का जो होता है, इतना स्ट्रेस अगर दिया तो रॉक फेल हो जाएगा, फेल मतलब ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हर चीज का एक अल्टीमेट ये होता है, अल्टीमेट सहने का एक कैपेसिटी होता है। तो ये इसका रॉक का कैपेसिटी है, इतना स्ट्रेस दे दिया तो फेल हो जाएगा, मतलब रॉक टूट जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब सहने की कैपेसिटी, ठीक है, इतना मैं सह सकता हूं, इसके बाद हमसे नहीं होगा तो मैं ब्रेक हो जाऊंगा, ये रॉक बोल रहा है, मैं नहीं, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस नाउ विल कम टू द क्वेश्चन, स्ट्रेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो। अब जीरो स्ट्रेन वेलोसिटी मतलब स्ट्रेन का रेट जो है वो जीरो कहां पे बन रहा है, तो यहां पे देख रहे हैं आप, अलग पेन यूज करता हूं, ये जो पोर्शन है यहां का, तो इस पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी मतलब चेंज इन रेट, चेंज इन रेट जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है यहां पे, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन फ्लो कर रही है, ठीक है। स्ट्रेस हम बढ़ा रहे हैं लेकिन स्ट्रेन नहीं बढ़ रहा है यहां पे, तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। तो पहला तो हमारा पता है कि प्लास्टिक फ्लो आएगा। अब प्लास्टिक फ्लो फर्स्ट कहां कहां है, सॉरी, प्लास्टिक फ्लो और प्लास्टिक फ्लो, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, सॉरी ए एंड सी तो कट गया, तो अभी दो बच गए। और सेकंड जो ऑप्शन है बता रहा है कि कांस्टेंट, जो स्ट्रेन वेलोसिटी कांस्टेंट कहां है, तो यहां पे देख रहे हैं कि इलास्टिक में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, मतलब स्ट्रेट लाइन है ये, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, नो, दैट्स व्हाई द स्ट्रेन रेट इज कांस्टेंट ओवर हियर। अगर ऐसी होती, अगर ऐसी भी लाइन होती तो दिस इज नॉट कांस्टेंट स्ट्रेन रेट, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है। सो आवर आंसर इज बी, ओके। सो फोर्थ क्वेश्चन, द कॉज ऑफ इक्वेटोरियल बल्ज ऑफ द अर्थ इज। अब इक्वेटर, हमारी अर्थ पता है ना, ऑब्लेड स्पिरोइडल जो शेप है हमारा अर्थ का, सॉरी मेरा ड्राइंग, ठीक है, ये पोल से, ठीक है, ये इक्वेटर पे जो है वो अर्थ जो है वो फुली हुई है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्लेड स्फीरॉइडल। ये नोट्स में ऐड कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, नेट में भी, सेट में भी, गेट में भी पूछा जाएगा, और इसमें जीएसआई के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था, ठीक है। ऑब्लेड स्फीरॉइडल, अगर अर्थ का शेप पूछे कोई तो ऑब्लेड स्फीरॉइडल है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इक्वेटोरियल बल्ज है, इक्वेटर के पास जो बल्ज हुआ है, अर्थ फुली हुई है, तो वो ये किसकी वजह से है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज लूनार ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, सेकंड प्लेट टेक्टोनिक्स, सी इज अर्थ्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है ना अर्थ, तो ऊपर से अगर देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, तो ठीक है। तो डी इज सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन। अब हम कैंसल आउट करेंगे जो नहीं आ सकता है ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज लूनार ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। लूनार मतलब क्या है, मून, तो मून के पास इतनी ताकत थोड़ी है कि वो अर्थ का शेप ही चेंज कर देगा अपने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से, तो ऐसा होता तो हमें भी खींच लेता मून, ठीक है। तो दिस वन इज नॉट करेक्ट। प्लेट टेक्टोनिक्स, अब प्लेट टेक्टोनिक्स क्या बताता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मतलब कॉन्टिनेंट जो मूव कर रहे हैं इसके मेंटल के ऊपर, ठीक है। तो आई थिंक टोटल वॉल्यूम जो है अर्थ का, उसमें से बस 1% से भी कम है हमारा क्रस्ट का वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, मतलब कुछ ये भी नहीं होता है, ठीक है, कुछ नॉलेज ये भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं आएगा, प्लेट टेक्टोनिक्स मतलब प्लेट का मूवमेंट ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। सी इज अर्थ्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब ये दोनों ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग है। अर्थ का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है, तो यहां पे पता है इक्वेटर पे सबसे ज्यादा स्पीड होता है रोटेशन का, ठीक है, ये 1600 किलोमीटर पर आवर है, और अगर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम वैसे 800 400, ठीक है,
किलोमीटर पर आवर। मतलब सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ है, इक्वेटर पे है, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा एक्सिस है ना, एक्सिस के अराउंड अगर घूम रहा है तो सबसे ज्यादा स्पीड तो यहीं पे होगा इक्वेटर का। तो इक्वेटर का सबसे ज्यादा स्पीड है, इसीलिए ये तो ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि अर्थ्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, अर्थ का, अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज इज, दिस वर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट अर्थ का रोटेशन जो है उसकी वजह से ही ये बल्ज आया है, ठीक है, अर्थ का जो रोटेशन है उसकी वजह से ये बल्ज आया है, क्योंकि एक्सिस के अराउंड जो मूव कर रहा है अर्थ, तो वही रीजन है बल्ज का। लेकिन फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन। अब सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट मतलब क्या होता है कि एक सर्कल है तो ये घूम रहा है, तो ये जो फोर्स लग रहा है आउटसाइड, ठीक है, हम एक स्टिंग डोरा लेते हैं और पत्थर उसको बांध के ऐसे घुमा लेते हैं, तो पत्थर से बाहर के साइड जो ये लगेगा, फोर्स लगेगा, उसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, और अंदर की तरफ जो लग रहा है उसको सेंट्रीपिटल कहते हैं। तो ये तो सही है ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा लग रहा है, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या हो जाएगा, तो इक्वेटर के पास अर्थ थोड़ा बल्ज करेगी, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द बल्क अर्थ इज। अब पूरे बल्क अर्थ में ये सीक्वेंस याद कर लो, ठीक है, दिस इज फॉर अर्थ, बल्क अर्थ। सबसे ज्यादा है आयरन, उसके बाद ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन मैग्नीशियम, देन निकेल, और उसके बाद के जो है मुझे याद नहीं रहते, आपको याद रह रहे तो मैं लिस्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो याद कर लीजिए उनको, ठीक है। तो ये भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बहुत सारा। तो क्या पूछा है कि सेकंड मोस्ट अबंडेंट, तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट मतलब आयरन के बाद जो आ रहा है ऑक्सीजन, सो आंसर इज ऑक्सीजन, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ फ्रॉड नंबर। फ्रॉड नंबर, दिस इज द जियोमॉर्फोलॉजिकल टर्म फ्रॉड नंबर। इसका फॉर्मूला जो होता है, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, v/√gd। v इज वेलोसिटी, मतलब फ्लो वेलोसिटी, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और d इज डेप्थ, जिससे पानी बह रहा है उसका डेप्थ क्या है, उस वो जो रिवर होगा उसका डेप्थ क्या है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रॉड नंबर। फ्रॉड नंबर ये बताता है कि फ्लो जो है वो सुपर क्रिटिकल है, क्रिटिकल है या सब क्रिटिकल है, ठीक है। और इसका रेंज बता देता हूं मैं, ये नहीं लिखा है तो लिख के ले लो, ठीक है। ये दिस इज द फॉर्मूला, वीडियो स्टॉप करके लिख सकते हो आप। सो सुपर क्रिटिकल मतलब अगर फ्रॉड नंबर इफ f इज मोर देन 1 देन इट इज सुपर क्रिटिकल, इक्वल्स टू 1 f इज इक्वल टू 1 देन क्रिटिकल, और लेस देन 1 अगर आ गया तो सब क्रिटिकल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है शैलो डेप्थ और फास्ट वेलोसिटी, और सब क्रिटिकल में होता है डीप चैनल, मतलब डेप्थ ज्यादा होती है, और सब क्रिटिकल मतलब स्लो वेलोसिटी होती है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के लेक्चर में। ये जो है फ्रॉड नंबर, फिर चेजिस इक्वेशन वगैरह, मैनिंग्स नंबर, बहुत सारे टर्म्स है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के स्पेशल लेक्चर में, ठीक है। द आंसर फॉर दिस विल बी वेलोसिटी। ओके, सो हमें पता है कि इसमें क्या क्या है, वेलोसिटी है, जी ग्रेविटेशन है, ग्रेविटी है, और डेप्थ है। तो ऑप्शन क्या दिए, फ्लो डेप्थ, डेप्थ तो है हमारे पास, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, सॉरी डेप्थ है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो v तो है, देन चैनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया दिख रहा है यहाँ पे कहीं, a नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, C, बिकॉज नहीं पूछा है, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड पूछा है। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, मैं कंसेप्ट बेसिस वीडियो ज्यादा बना रहा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बता के फायदा नहीं है,
ज़रूरी है कि एक्सप्लेनेशन देना उनका चारों ऑप्शन का, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो और जितने भी इसमें क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब एग्जाम के लिए। CSIR नेट, महाराष्ट्र की सेट है और बहुत सारे स्टेट्स के सेट एग्जाम जो होती है, ठीक है। तो GSI का प्रीलिम्स जो होता है उसमें भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले से, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज एवरी टाइम आई पोस्ट द वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर दैट। एंड ठीक है, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।